हेलो व्यूवर्स, दिस इज सौरभ और स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक, उसका थर्ड चैप्टर लॉग ऑन टू एमएस एक्सेल 2007। अभी तक हमने विंडोज 7 के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की है पहले के 2 चैप्टर्स में। तो अगर आपने पहले के 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। लिंक है क्लास 7 कंप्यूटर हाइपरलिंक नाम से, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सभी के सभी चैप्टर्स इस बुक के देखने को मिल जाएंगे ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। तो उस लिंक को चेक कर लीजिएगा। अब चालू करते हैं हमारे चैप्टर को। क्या है इस चैप्टर के अंदर? लॉग ऑन टू एमएस एक्सेल 2007 हमारे चैप्टर का नेम है। इसमें हम एमएस एक्सेल के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे कि कैसे स्टार्ट होता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या काम किए जाते हैं इसके अंदर। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब पहली बात तो निकल के आएगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये क्या चीज होती है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है इन द माइक्रोसॉफ्ट 2007 ऑफिस सूट। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 या फिर जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेजेस हैं उसके अंदर यूज किए जाने वाला एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। इट इज पावरफुल टूल दैट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। अब ये काफी शानदार और काफी पावरफुल टूल होता है और इससे हम किसी भी टाइप के डेटा को जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उस डेटा का एनालाइज भी कर सकते हैं। और वो होगा किस फॉर्म में? रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। अब रोज और कॉलम मिलकर सेल बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक सेल से ही हमारी एक सेल को मिलाकर ही हमारी टेबल भी क्रिएट होती है, जो कि आगे हम देखेंगे अभी। It also allows us to represent data pictorially in the form of chart। अब ये हमें डेटा को यानी कि एमएस एक्सेल जो है वो हमें डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है कि हम चाहे उसे चार्ट के रूप में बना सकते हैं, चाहे पिक्टोरियल वे में एक पाई चार्ट के रूप में बना सकते हैं या किसी भी ग्राफ के रूप में बना सकते हैं। साथ ही साथ हम उसे टेबल के रूप में भी देख सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी हमें एमएस एक्सेल जो है प्रोवाइड करता है। तो अब आगे आते हैं इसके फीचर्स, यानी कि इसके क्या क्या फीचर्स या एडवांटेजेस हैं। सो पहला आता है फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। इसमें फंक्शंस और फॉर्मूलाज भी पाए जाते हैं, यानी कि हम कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूलाज का यूज भी इसमें कर सकते हैं। फंक्शंस आर द बिल्ट इन फॉर्मूलाज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज एटसेट्रा। अब फंक्शंस क्या होते हैं? बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं, यानी कि पहले से बने हुए फॉर्मूलाज होते हैं और इनका यूज किस लिए किया जाता है? ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। परसेंटेज से रिलेटेड हो सकती है ये कैलकुलेशन, इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकती है और एवरेज से रिलेटेड भी हो सकती है एमएस एक्सेल के अंदर। सो फॉर्मूलाज आर मेनली यूज्ड फॉर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। अब हम फॉर्मूलाज का यूज, जैसे आप मैथ करते हो तो मैथमेटिक्स के अंदर आप फॉर्मूलाज का यूज कैलकुलेशन के लिए करते हो, तो हम एक्सेल के अंदर भी उसी कैलकुलेशन के लिए ही फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। चाहे वो सिंपल कैलकुलेशन हो यानी कि प्लस माइनस की हो, चाहे थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो यानी कि इंटरेस्ट से रिलेटेड या परसेंटेज या एवरेज से रिलेटेड कैलकुलेशंस। अब आगे आता है फॉर्मेटिंग फीचर्स, यानी कि इसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसको अच्छा रूप कैसे दे सकते हैं, टेबल को डिजाइन वगैरह कैसे कर सकते हैं। सो इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ डेटा। तो डेटा को देखते हुए हम उसकी अपीयरेंस को, उसके डिजाइन को अच्छा बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ये फीचर भी हमें एमएस एक्सेल के अंदर मिलता है। हमें इसमें ऑटो कैलकुलेशन का फीचर भी मिलता है। सो द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द होल वर्कशीट इफ एनी चेंज इज मेड इन अ सिंगल सेल। अब इन फॉर्मूलाज के थ्रू हमें ऑटो कैलकुलेशन का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। और इस ऑटो कैलकुलेशन के फीचर के अंदर क्या होता है कि हम एक वर्कशीट में रहते हुए किसी भी एक सिंगल सेल के अंदर भी चेंज करते हैं तो पूरी की पूरी टेबल के अंदर अगर उस सेल से रिलेटेड कोई डेटा होगा तो वो सारा भी चेंज होगा, यानी कि अपने आप कैलकुलेट होता जाएगा। अब आगे आता है फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डेटा। अब इसमें हम काफी ज्यादा जल्दी से सर्च ऑप्शन के थ्रू अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि उसको बदल भी सकते हैं। एंटरिंग डेटा इन सीरीज यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन। अब इसमें हम डेटा को ऑटोमेटिकली एंटर कर सकते हैं ऑटोफिल ऑप्शन के थ्रू भी। और लास्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है? डेटा कैन बी व्यूड इन अ ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट्स with help to understand, analyze and compare data in an effective manner। अब इसमें हम डेटा को चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया अभी स्टार्टिंग के अंदर ही कि हम इसमें चार्ट का यूज कर सकते हैं अपनी टेबल को बनाकर, यानी कि टेबल का डेटा ही चार्ट के रूप में देख सकते हैं।
उसे एनालाइज कर सकते हैं। हम चार्ट के थ्रू डेटा को आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा बार ग्राफ ऊपर जा रहा है, कौन सा डाउन जा रहा है, कौन सा इक्वालिटी में आ रहा है। तो इसमें काफी सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई है। So these advanced features have made MS Excel the first choice for professionals to quickly perform lengthy accounting and financial tasks and take immediate decisions. अब MS Excel के अंदर ये जितने भी एडवांस फीचर्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, इन सभी से काफी प्रोफेशनल लोगों को कि ये फर्स्ट चॉइस बन गया है, यानी बहुत ज्यादा संख्या में लोग इसे यूज करते हैं स्प्रेडशीट के लिए या कैलकुलेशंस के लिए, चाहे वो लेंथी अकाउंट कैलकुलेशन हो, चाहे फाइनेंशियल टास्क की हो, या फिर बहुत ही जल्दी कोई डिसीजन लेने हो तो एमएस एक्सेल का यूज करते हैं वो। अब आगे आता है स्टार्टिंग एमएस एक्सेल, यानी कि एमएस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए फिगर 3.1 में 4 स्टेप्स दिए गए हैं। पहले में हमें कहा गया है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, फिर क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसके बाद फोर्थ स्टेप है क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो या फिर यहां पर ये जो सर्च बार है इसमें अगर आप एक्सेल लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, उसे आप ओपन कर सकते हैं तो भी आपका एमएस एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें आप ध्यान रखिएगा एमएस एक्सेल के अंदर वर्कबुक पाई जाती है। लास्ट क्लास में 6th क्लास में आपने पावर पॉइंट से रिलेटेड जो भी पढ़ा था तो उसमें देखा था एमएस पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स पाई जाती हैं, और एमएस एक्सेस या फिर हम वर्कबुक की बात करें, वर्कबुक की बात तो चलो चल ही रही है, तो वर्कबुक जो होती है वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स पाई जाती हैं। तो वर्कशीट कैसे कह सकते हैं हम, एक नोटबुक के अंदर पेज होते हैं और एक वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं, यानी कि वर्कशीट्स मिलकर वर्कबुक बनाती हैं। तो अब इस पर डबल क्लिक करने पर ये हमारे सामने ओपन हो गई है शीट्स। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। The MS Excel file is referred to as a workbook। अब MS Excel की जो फाइल है वो उसको क्या बोलते हैं, एक वर्कबुक बोलते हैं। जैसे कि पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, एक्सेल के अंदर हम वर्कबुक बोलते हैं। इन विच यू वर्क एंड स्टोर योर डेटा। अब इसके अंदर वर्कबुक के अंदर अपना आप काम भी कर सकते हैं और अपने डेटा को भी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ईच वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्कशीट्स। अब हर एक वर्कबुक के अंदर काफी सारी वर्कशीट्स होती हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया नोटबुक के एग्जांपल के थ्रू। सो इट इज सिमिलर टू पेजेस इन अ नोटबुक। अब जैसे एक नोटबुक के अंदर पेज होते हैं वैसे वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होंगी, आपको याद रखना है। वर्कशीट्स आर लाइक पेजेस एंड वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक। वर्कशीट को हम पेज मान सकते हैं और वर्कबुक को हम नोटबुक मान सकते हैं। सो द एक्सेल विंडो दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्कबुक। अब जो एक्सेल विंडो हमारी स्क्रीन पर दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, वर्कबुक। इट इज असाइंड अ टेम्परेरी नेम बुक 1। अब इसे टेम्परेरी नेम अपने आप ही दे देती है विंडोज, और वो टेम्परेरी नेम क्या देती है, बुक 1। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी जो खोली है बुक, इसमें ये देखिए यहाँ पर बुक 1 नाम दिया गया है इसे भी। तो इस तरह से दिखाई देती है वर्कबुक। सो बाय डिफॉल्ट इट शोज 3 वर्कशीट्स एट द बॉटम। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसमें 3 वर्कशीट्स आती हैं विद द नेम शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, और इनका नाम क्या दिया गया होता है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। जैसा कि आप फिगर 3.2 में यहाँ देख भी पा रहे हैं, ये शीट 1, शीट 2 और शीट 3 3 शीट हमें प्रोवाइड की गई हैं। So you can add any number of worksheets in a workbook according to the limits of memory available on your computer। अब आपकी कंप्यूटर में बहुत ज्यादा मेमोरी पड़ी है तो आप अनलिमिटेड वर्कशीट जो है एक वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंगली जितनी आपको वर्कशीट चाहिए उतनी ही ऐड कर सकते हैं। लेट्स नो मोर में देखिए क्या दिया गया है। टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ एमएस एक्सेल, सेलेक्ट द एमएस एक्सेल फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू एंड ड्रैग इट टू द डेस्कटॉप। अब यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि अगर आपको एमएस एक्सेल का शॉर्टकट जो है अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर चाहिए तो उसे ड्रैग कर लीजिए डायरेक्टली। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एक्सेल, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसे ड्रैग कर लाइएगा, या फिर यहाँ पर कॉपी का भी ऑप्शन होता है तो कॉपी कर लीजिएगा इसे, ताकि आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये दिखाई दे। तो यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन में जाकर यहाँ पर ये एक्सेल आ गया है, इसे आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर भेज सकते हैं ताकि आपको इसे ढूंढना ना पड़े बार बार। तो यहाँ पर सेंड टू करके और डेस्कटॉप का ऑप्शन है और क्रिएट हो जाएगा ये शॉर्टकट। तो आपको दिखा देता हूँ इसका शॉर्टकट जो क्रिएट हुआ है रिसेंटली। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक्सेल का जो शॉर्टकट है वो क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पर।
So a workbook consists of 10,48,576 rows and 16,384 columns. अब एक वर्कशीट की बात करें तो उसके अंदर जो रोज होती हैं वो कितनी होती हैं 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384. So columns are represented by alphabets on the top and rows have numbers on the left side of the worksheet. अब कॉलम्स जो होते हैं वो अल्फाबेट के रूप में होते हैं जो कि बिल्कुल ऊपर की तरफ दिए गए होते हैं, कॉलम हेडिंग बोलते हैं जिन्हें हम. और रोज जो होती हैं, रोज हेडिंग जो दी होती हैं वो लेफ्ट साइड में दी होती हैं एक वर्कशीट की, जो कि आपको फिगर 3.2 के अंदर यहाँ दिखाई भी दे रही होंगी. कॉलम हेडिंग देखिए कहाँ एरो कर रही है, कॉलम हेडिंग कर रही है ये एबीसी वाले में, और रो हेडिंग किस तरफ एरो कर रही है जो लेफ्ट साइड में नंबर दिए गए हैं. तो ये रोज जो होती हैं ये कितनी होती हैं 16,384 और जो कॉलम जो होते हैं वो होते हैं 16,384 जो अल्फाबेटिकल एबीसीडी वाले ऑर्डर में होते हैं. और जो रोज होती हैं वो कितनी होती हैं 10,48,576 जो कि नंबर्स की फॉर्म में होती हैं. तो इधर आप देख भी लीजिए, ये जिस पर मैंने अभी क्लिक किया है ए वाला, ये पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई है. और अगर एक नंबर पे क्लिक करता हूं मैं तो ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो गई है. तो ये पूरी की पूरी रो और कॉलम्स होती हैं. रोज जो होती हैं वो नंबर फॉर्म में होंगी और कॉलम जो होंगे वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में होंगे, ये आपको याद रखना है. अब इसमें क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर पाया जाता है. यहाँ पर ये नेम बॉक्स पाया जाता है. जिस भी सेल पर आप क्लिक करेंगे वो आपका एक्टिव सेल होगा. कॉलम और रो हेडिंग मैंने आपको बता दिया है. स्टेटस बार यहाँ पर दिया होता है जिस पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 होते हैं. उसके अलावा स्क्रॉल बार्स आपको पता ही है जिससे कि हम शिफ्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे. फॉर्मूला बार में हम फॉर्मूला को एंटर करते हैं जो कि यहाँ पर दिया होता है. उसके अलावा ये जहां पर हम काम करते हैं इस पूरी की पूरी वर्कशीट के अंदर ये इसका वर्क एरिया होता है. उसके अलावा ये रिबन बार दिया होता है. रिबन बार के अंदर क्या क्या आता है, आपके टैब्स आ जाते हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं और फॉर्मूला बार वगैरह भी इसी के अंदर आ जाता है रिबन एरिया के अंदर. टाइटल बार जिसमें बुक 1 लिखा हुआ होता है जो हमने अभी पढ़ा था. टैब्स ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वाले होते हैं जो भी आपको दिखाऊंगा मैं. तो चलिए ये सारा कुछ दिखाई देता हूं आपको. ये बिल्कुल ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है जिससे कि हम, कहाँ गई स्क्रीन, तो बिल्कुल ऊपर क्विक जो हमें क्विक एक्सेस टूल बार दिया होता है इसमें शॉर्टकट दिए होते हैं जिन शॉर्टकट्स का यूज करके हम आसानी से काम कर सकते हैं. इसके अलावा ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे टैब्स होते हैं. उसके अलावा ये क्रॉस बटन भी दिया होता है यहाँ पर, मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन हो गया. ये सारे जो आपको यहाँ पर कमांड्स दिखाई दे रही हैं, कमांड्स और ये फॉर्मूला बार दिखाई दे रहा है, ये सभी रिबन एरिया के अंदर आते हैं. ये आपको याद रखना है. E5 जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये नेम बॉक्स होता है. इसके साथ ही ये टिक और क्रॉस और FX लिखा हुआ है ये फॉर्मूला बार होता है. इसके अलावा ये वाली रो हेडिंग होती है, ये वाली रो ये जो अभी सेलेक्ट किया है ये रो हेडिंग होती है और ये जो अब सेलेक्ट कर रहा हूँ ये कॉलम हेडिंग होती है. जैसे मैंने अभी इस सेल पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर नेम बॉक्स में G9 लिखा हुआ आ गया तो ये हमारा एक्टिव सेल है जिस सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं. और इसके अलावा ये शीट 1, उसके अलावा शीट 2 और शीट 3 दिया हुआ है. ये सारे क्या है, शीट है जो कि टैब एरिया के अंदर आता है. और इसमें इसके अलावा ये स्क्रॉल बार दिए हुए हैं जिससे कि आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को. तो ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ते हैं. चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेल से. सेल क्या होता है? A cell is an intersection of a column and a row in a worksheet. Each cell is denoted with a cell address. अब एक सेल क्या होता है? एक रो और कॉलम से मिलकर बना होता है वर्कशीट के अंदर और हर एक सेल क्या डिनोट करता है? उसका सेल एड्रेस डिनोट करता है, यानी कि एड्रेस डिनोट करता है. जैसे मैंने अभी इस पे क्लिक किया तो ये G वाले कॉलम में आ रहा है और 10th नंबर पे आ रहा है. तो इसका नेम क्या होगा, सेल एड्रेस क्या होगा? G10. तो यहाँ पर G10 लिखा हुआ आ रहा है जो नेम बॉक्स के अंदर आ रहा है. तो ये होता है सेल जो कि रो और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से मिलकर बनता है, यानी कि ये दोनों जहां पर जुड़ते हैं पॉइंट वो इनका इंटरसेक्शन एरिया कहलाता है. द टैब स्क्रॉलिंग बटन टू द लेफ्ट शीट टैब लेट यू मूव थ्रू द टैब्स क्विकली. अब टैब स्क्रॉलिंग बटन जो दिए होते हैं शीट टैब के लेफ्ट साइड में वो हमें आसानी से टैब्स में शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं. आपको दिखा देता हूँ. ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ है. इसके यहाँ पर ये जो एरो बने हुए हैं लेफ्ट राइट के, ये हमें आसानी से शीट्स के बीच में मूव करने में हेल्प करते हैं ताकि हम आसानी से शिफ्ट कर सकें. अब यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है. A5 रेफर्स टू द सेल, ये मैंने आपको बता ही दिया है G10 वाला एग्जांपल. अ सेल कैन कंटेन अप टू
167 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक सेल जो होता है उसमें कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, मैक्सिमम हम कितना कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं, तो 32,767 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा एक्टिव सेल, जिस सेल पर हम काम कर रहे होते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेल, अ थिक ब्लैक बॉर्डर डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। जब भी आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो उसके चारों ओर एक थिक बॉर्डर बन जाता है जो कि उसे बाकी सेल से अलग दिखाता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पर ये जो M9 है इस पर अलग सा बॉर्डर बन गया है। आपको नेम बॉक्स के अंदर अब दिख गया होगा, इसका नेम भी M9 मैंने उसे देख कर ही बोला है, तो इंटरसेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है वैसे। सो इट इंडिकेट्स द करंट सेल इज एक्टिव। अब ये चीज थिक बॉर्डर जो आता है ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि जिस सेल पर आप काम कर रहे हैं वो आपका एक्टिव सेल है, उसी पर आप काम करेंगे। दिस हाईलाइटेड बॉक्स इज कॉल्ड अ सेल पॉइंटर। अब ये जो हाईलाइटेड बॉक्स होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, सेल पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। डेटा कैन बी एंटर्ड ओनली इन अ सेल वेयर द पॉइंटर इज प्लेस्ड। अब एक सेल के अंदर डेटा तभी एंटर किया जा सकता है जब उस पर पॉइंटर होगा, यानी कि जैसे मैंने अभी क्लिक कर दिया यहाँ पर H9 पर, तो H9 पर अगर मैंने क्लिक किया है तभी मैं इसमें डेटा एंटर कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं कि मैं A2 में डेटा एंटर कर दूं और मैंने पॉइंटर अपना H9 पर लिख रखा है, लगा रखा है, तो ऐसे नहीं होता वर्क हमारा। H9 पर क्लिक किया हुआ है तो H9 पर ही वर्क होगा मेरा, A2 पर नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। नेम बॉक्स, जिसमें कि हमें सेल का नेम दिखाई देता है। सो इट इज लोकेटेड अबव द कॉलम हेडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। अब ये कॉलम हेडिंग जो होती है उससे जस्ट ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में दिया होता है नेम बॉक्स। दिस एरिया डिस्प्लेज द लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंटर। ये हमें सेल पॉइंटर की लोकेशन दिखाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस पर क्लिक किया तो ये K6 है, तो ये देखिए ये जो कॉलम हेडिंग्स हैं इससे जस्ट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है मुझे ये नेम बॉक्स, जिसमें कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कौन से एक्टिव सेल पर मैं काम कर रहा हूं। सेल का एड्रेस दिखाता है ये। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मूला बार। इट इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स के जस्ट राइट साइड में ही दिया होता है। दिस बार शोज द कैरेक्टर्स एंड फॉर्मूलाज दैट यू एंटर इन एन एक्टिव सेल। अब ये जो बार होता है ये क्या चीज दिखाता है कि हमने एक्टिव सेल के अंदर क्या क्या फॉर्मूला एंटर किए हैं, वो फॉर्मूला बार के अंदर हमें दिखाई देंगे। उसके बाद है कॉलम हेडिंग। अल्फाबेट्स अक्रॉस द टॉप बॉर्डर ऑफ ईच वर्कशीट आर कॉल्ड कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग हमने अभी जस्ट पढ़ा ही है कि हर एक कॉलम के ऊपर जो ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया होता है वो उसकी कॉलम हेडिंग्स हैं। These heading identify columns with letters A to Z, AA through AZ and up to XFD for a total of 16,384 columns. अब ये A से Z तक स्टार्ट करते हैं, फिर AA से AZ तक जाते हैं, और एंड कहां पर होता है इनका, XFD तक इनका एंड होता है, जहां तक कि टोटल 16,384 कॉलम्स ना बन जाएं। अब लेट्स नंबर में दिया हुआ है 3 टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन MS Excel। अब MS Excel के अंदर 3 टाइप का डेटा एंटर किया जा सकता है। ये नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, या फिर फॉर्मूला हो सकते हैं। अब नंबर्स जो होते हैं वो एक सेल के राइट साइड से शुरू होते हैं लिखना। टेक्स्ट जो होता है वो उसके लेफ्ट साइड से शुरू होता है लिखना। तो ये आगे आएगा भी शायद, चलिए देख लेते हैं आगे ही। सो आगे दिया हुआ है रो हेडिंग। सो रो हेडिंग आर द नंबर्स मार्क्ड एज 1 through 10,48,567 along the left border of the worksheet। अब रो हेडिंग होती हैं वो नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती हैं। ये 1 नंबर से शुरू होती हैं और टोटल 10,48,576 तक चलती हैं, और ये लेफ्ट साइड में बॉर्डर के रूप में दी होती हैं। जैसे कि ये अलग से आपको दिख रहा होगा 11, 12, 13, 14, ये हेडिंग के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर ABCD हेडिंग के रूप में दिखाई दे रहा होगा। अब है स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। अब स्टेटस बार जो होता है वो किसी विंडो के बिल्कुल एक्सेल विंडो के बॉटम में दिया होता है, निचले हिस्से में दिया होता है। इट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट सिलेक्शन। ये हमें करंट सिलेक्शन यानी कि जो हमने करंटली सिलेक्ट किया डेटा उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द करंटली सिलेक्टेड कमांड और करंटली एक्टिविटी। अब ये हमें इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख पाते हैं कि हमने जो करंटली कमांड सेलेक्ट की है या कोई भी काम किया है तो उसका क्या नेम आ रहा है, वो क्या क्या दिखा रहा है। इट ऑल्सो डिस्प्ले वार्निंग मैसेजेस। अब स्टेटस बार के अंदर एक्सेल की कोई भी वार्निंग मैसेज भी आएगा कि अगर आपने कोई गलती की है तो वो कहां दिखाई देगी, स्टेटस बार के अंदर। नेक्स्ट है शीट टैब्स। द शीट टैब अपीयर अबव द स्टेटस बार। अब शीट टैब जो होता है वो स्टेटस बार के बिल्कुल ऊपर हिस्से में दिखाई देता है, जहां पर कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये नंबर दिखाई देते हैं।
ऑन क्लिकिंग अ पर्टिकुलर शीट टैब दैट वर्कशीट बिकम द एक्टिव वर्कशीट। अब जैसे हम किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो वो हमारा एक्टिव सेल होता है, अगर हम किसी शीट पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी एक्टिव शीट होगी, एक्टिव वर्कशीट होगी। यू कैन ऐड अ नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि जिस तरह से हमारी जरूरत होती है उस जरूरत के अकॉर्डिंगली ही हम जितनी मर्जी चाहे उतनी वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर। तो ये शीट टैब वगैरह और स्टेटस बार भी देख लीजिए। तो ये जहां पर रेडी लिखा हुआ आ रहा है वो तो क्या है, हमारा स्टेटस बार है, और ये क्या सा है, हमारा शीट बार है, जिसमें शीट 1, शीट 2 और शीट 3 दिखाई दे रही है, शीट टैब्स जो दिखाई दे रहे हैं। अब एंटरिंग डेटा, टू इनपुट डेटा इन अ वर्कशीट यू हैव टू मूव द सेल पॉइंटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर विद द हेल्प ऑफ योर वेरियस की डिफाइंस हेयर। अब अगर आपको एक वर्कशीट के अंदर डेटा एंटर करना है तो आपको सेल पॉइंटर को तो शिफ्ट करना होगा। जैसे कि ये मेरा अभी D7 है तो D8 पे करूं, E7 पर आ गया, अब E8 पर, E9 पर, तो ये हमारा जो सेल पॉइंटर है ये हमें शिफ्ट करना होगा अगर हमें अलग अलग सेल्स में डेटा को एंटर करना है, और उसके लिए हमें कीबोर्ड से अलग अलग कीज का यूज करना होगा। तो वो कीज जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। जैसे ये जो राइट एरो की होती है इससे हम एक कॉलम राइट साइड में चले जाएंगे, लेफ्ट एरो की होती है इससे हम एक कॉलम लेफ्ट में चले जाएंगे, अप एरो की होती है इससे हम एक रो अप चले जाएंगे, डाउन एरो की होती है उससे हम एक रो डाउन चले जाएंगे, पेज अप से क्या होता है टू मूव वन स्क्रीन अप, यानी कि एक स्क्रीन अप चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर 21 तक दिखाई दे रहे हैं तो आगे वाला 22 से शुरू होगा, इस तरह से पेज अप हो जाएगा स्क्रीन। पेज डाउन से एक पेज डाउन चले जाएंगे। कंट्रोल और होम कीबोर्ड से इन दोनों कीज को इकट्ठे दबाने पर क्या होगा, टू मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द टॉप मोस्ट रो। अगर आप कंट्रोल और होम इन दोनों कीज को इकट्ठे दबाएंगे तो आप बिल्कुल पहले सेल पर चले जाएंगे, बिल्कुल पहली रो में पहले सेल के अंदर चले जाएंगे। कंट्रोल एंड से क्या होगा, टू मूव टू द लास्ट यूज सेल ऑफ स्प्रेडशीट। कंट्रोल और एंड इन दोनों कीबोर्ड कीज को एक साथ दबाने से आपने जिस लास्ट सेल को यूज किया था स्प्रेडशीट के अंदर, कि मान लीजिए आपने E9 यूज किया था, उससे पहले आपने यूज किया L12, अगर मैं अब कंट्रोल और एंड इन दोनों कीज को इकट्ठा दबाऊंगा तो मैं वापस E9 पर चला जाऊंगा जो मैंने लास्ट यूज किया था। अब आगे आता है क्रिएट द वर्कशीट एज शोन इन द फिगर 3.3। तो 3.3 फिगर में जैसी वर्कशीट आपको दिखाई दे रही है इस तरह से क्रिएट करनी है। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। क्रिएट द वर्कशीट एज शोन इन द फिगर 3.3। सो पहला स्टेप है ओपन अ न्यू वर्कबुक। तो न्यू वर्कबुक तो हमने खोल ही रखी है। शीट 1 इज द एक्टिव वर्कशीट। इसमें जो आपकी एक्टिव वर्कशीट होगी वो कौन सी होगी, शीट 1। तो देख लेते हैं हमारी शीट 1 ही है क्या। तो ये जी हाँ, यहाँ पर हमें शीट 1 ही दिखाई दे रही है हमारी एक्टिव शीट। सो क्लिक ऑन सेल D1 एंड टाइप वीकली एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ये देखिए जो D1 में आपको दिखाई दे रहा है फिगर 3.3 में, इसमें इन्होंने वीकली एक्सपेंसेस लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि वीकली एक्सपेंसेस लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको होम टैब में जाना है, उसमें जो अलाइनमेंट वाला ग्रुप होगा उसके अंदर मर्ज एंड सेंटर बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये काम कर लेते हैं, चलिए। तो मैं भी D1 सेल में जाऊंगा पहले, यहाँ पर मैं लिख देता हूं वीकली एक्सपेंसेस, और लिख के और यहां पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब ध्यान रखिएगा मैं जितने भी कॉलम्स को जितनी भी रोज को सेलेक्ट करूंगा, जितने भी कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करूंगा उतने कॉलम्स के अंदर ही ये मर्ज हो जाएगा वीकली एक्सपेंसेस जो है। तो यहाँ पर मैं होम टैब में क्या अलाइनमेंट वाले में जाकर मैंने मर्ज एंड सेंटर बटन पे क्लिक किया तो ये सारे सेल्स देखिए मर्ज हो गए हैं। अब इसमें मैं एंटर कर सकता हूँ वीकली एक्सपेंसेस। तो देखिए मर्ज एंड सेंटर से क्या फायदा हुआ कि ये जो मैंने सेलेक्ट किए थे चारों, ये चारों के चारों एक ही सेल के अंदर मर्ज हो गए हैं और अब इसमें डेटा सारा का सारा सेंटर में दिखाई दे रहा है। अब इसका मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूं जो भी रखना चाहूं। उसके अलावा मैं इसका साइज जो है फॉन्ट साइज वो बढ़ा सकता हूं, इसका कलर चेंज कर सकता हूं, इसको अंडरलाइन कर सकता हूं, इसको बोल्ड या इटैलिक में कर सकता हूं जैसे भी मैं चाहता हूं। तो जिस भी तरह मैं इसको चाहता हूं उस तरह मैं इसे फॉर्मेटाइज कर सकता हूं। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग की जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए इसका ये अलग अलग डिजाइन दे सकता हूं मैं यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो चलिए इसको तो नॉर्मल कलर में ही कर देते हैं, वाइट में।
अब ये देख लीजिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। थोड़ा इसका साइज छोटा कर देते हैं। अब चलते हैं आगे, मर्ज एंड सेंटर हो गया हमारा। उसके बाद क्लिक ऑन सेल A2 एंड टाइप आइटम्स, प्रेस द राइट एरो की, टाइप मंडे इन B2 एंड ट्यूसडे इन C2, लाइकवाइज एंटर डाटा इन द रेस्ट ऑफ द सेल्स। अब ये जो डेटा दिया हुआ है, जैसे कि A2 सेल में इन्होंने आइटम्स लिखा है, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल, ये सारे के सारा डेटा जो इन्होंने लिखा है, इस तरह ये कह रहे हैं कि एंटर कर लो। तो ये भी आप एंटर कर लीजिए A2 सेल के अंदर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर आइटम्स। उसके बाद यहां पर एंटर कर लिया मंडे। नेक्स्ट में चला गया मैं, यहां पर मैंने एंटर कर लिया ट्यूसडे। तो इस तरह से आप डेटा एंटर करते जाइए और एंड तक डेटा को एंटर कर दीजिए। अब आगे क्या है, क्लिक ऑन सेल A3, टाइप ईटेबल्स एंड प्रेस द एंटर की। अब A3 के अंदर आप ईटेबल्स को एंटर कीजिए, मतलब ऐसे कि ऐसे टेबल बनानी है। मतलब यहां पर हमें डेटा को एंटर करना सिखाया जा रहा है कि किस तरह से डेटा को लिखा जाता है। तो यहां पर मैंने ईटेबल्स लिख दिया। अब इनका कलर मैं चेंज करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं इनका कलर भी चेंज कर सकता हूं ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे। तो कलर तो यही रहने देते हैं, इसको बोल्ड में कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे, और इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इस तरह से ये डिफरेंट लगेगा। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मेटाइज कर सकते हैं। टाइप कोल्ड ड्रिंक एंड प्रेस डाउन द एरो की टू मूव टू द सेल A5 एंड टाइप मिल्क, सिमिलरली एंटर द रिमेनिंग डेटा। तो ये सारे कह रहे हैं कि इस तरह से जो डेटा दिया गया है, ये सारा का सारा डेटा आप टेबल बनाकर एंटर कर लीजिए और उसके बाद आगे का काम कीजिएगा। तो इस तरह से ये फिगर जो आपको दिख रहा है, फिगर 3.3, इसमें जो भी डेटा दिया गया है, इस तरह से आप जो है डेटा एंटर कर लीजिएगा इसमें। अब आगे नोट क्या है, इन एक्सेल यू कैन सेव अ वर्कबुक बाय क्लिकिंग ऑन द ऑफिस बटन एंड सेलेक्टिंग द सेव ऑप्शन ऑन द, और क्लिक ऑन सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स स्पेसिफाई द फाइल नेम एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। अब एक्सेल के अंदर आप एक वर्कबुक को आसानी से सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑफिस बटन पर जाकर सेव ऑप्शन को चूज करना है, या क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन दिया होगा उसको चूज करिएगा, फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें सेव बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस विंडो पर फाइल वाले पर मैंने क्लिक कर दिया या ऑफिस बटन पर क्लिक कर दिया, इसमें सेव का ऑप्शन है, तो क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे सेव का ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पर मैं इस तरह से फाइल नेम एंटर करके और इसे सेव कर सकता हूँ जहां भी सेव बटन पर क्लिक करके। उसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार में भी मुझे सेव का ऑप्शन मिल रहा है, तो इससे भी कर सकता हूँ। एक कीबोर्ड के थ्रू हम कंट्रोल और S इन दोनों की इसको इकट्ठा दबाएंगे तो भी हमारे सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस तरह से भी हम एक फाइल को सेव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मेट परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, अब बताते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे करनी होती हैं। सो एक्सेल हैज अ पावरफुल फीचर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द डेटा। अब एक्सेल के पास एक पावरफुल यानी कि शानदार पावरफुल टूल होता है, फीचर होता है, जिससे कि हम डेटा के कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम कैलकुलेशन कौन कौन सी कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ नंबर्स ईदर यूजिंग फॉर्मूलाज और यूजिंग फंक्शंस। अब आप इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं यानी कि इनका टोटल कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं, और अदर फंक्शंस और फॉर्मूलाज का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एंटरिंग सिंपल फॉर्मूला। अब सिंपल साधारण फॉर्मूला कैसे एंटर किया जाता है ये बता रहे हैं हमें। सो फॉर्मूलाज आर इक्वेशंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन वैल्यूज इन योर वर्कशीट। फॉर्मूलाज एक्चुअल में क्या होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, जिससे कि हम अपनी वर्कशीट में रहकर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप नोटबुक में कुछ लिखकर उसका जो प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन है वो दिमाग में करते हैं, तो इसमें हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब बात आती है फॉर्मूला स्टार्ट्स विद एन इक्वल टू साइन। एक फॉर्मूला जो है एक्सेल के अंदर हमेशा ही इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होगा, ये याद रखिएगा। द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज डिस्प्लेड इन द सेल वेयर द फॉर्मूला इज एंटर्ड। और इस कैलकुलेशन का रिजल्ट हमें कहां दिखाई देगा, फॉर्मूला बार के अंदर। जिस भी सेल के अंदर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो फॉर्मूला हमें वहां पर दिखाई देगा। A formula consists of a combination of cell references, numbers, operators and Excel functions. अब एक फॉर्मूला किन किस चीज से मिलकर बनता है, या तो वो सेल रेफरेंस हो सकता है यानी कि सेल एड्रेस हो सकता है, उसके अलावा नंबर्स हो सकते हैं, उसके अलावा ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह, या फिर एक्सेल फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं हम।
अब यहाँ पर कैलकुलेशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया है कि इक्वल टू का साइन लगाइए, फिर जिस सेल से जिस सेल तक आप इस कैलकुलेशन को करना चाहते हैं उस सेल के सेल एड्रेस लिख लीजिए और बीच में इन सभी के प्लस का साइन लगा दीजिएगा एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। द सम ऑफ द वैल्यूज इन द सेल्स B3 to G3 इज कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड इन द सेल H3। अब जहां से जहां तक आपने सेल्स नंबर लिखे हैं उस सेल नंबर के थ्रू ही हमें हमारा जो कैलकुलेशन है वो दिखाई दे जाएगी। तो हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूं, जैसे मैं टेबल्स वाले में लिख देता हूं 2, उसके बाद भी, इसके बाद 4, इसके बाद 66, इसके बाद 77। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आई, मैंने आपको बताया था कि जो टेक्स्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा एक सेल के, और जो नंबर्स होंगे वो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होंगे। तो ये डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं इस सेल से लेकर इस सेल तक का कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो इस सेल का कैलकुलेशन मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सिंपली इक्वल टू का साइन लगाना है। फिर मैं यहाँ पर सेल एड्रेस देखूंगा, ये इधर से B है और इधर से 3rd नंबर पे है, तो यहाँ पर मैंने लिखा B3, तो ये B3 वाला सेलेक्ट हो गया। अब प्लस का साइन लगाया मैंने, तो उसके बाद लगाया मैंने C3, तो C3 वाला भी सिलेक्ट हो गया। फिर प्लस का साइन लगाया मैंने, फिर D3, तो D3 वाला सिलेक्ट हो गया। फिर प्लस का साइन लगाया E3, तो E3 वाला सेलेक्ट होगा। फिर प्लस का साइन लगाया F3, और F3 तक हमारा डेटा है। अब यहां तक मैंने लिख लिया है, इक्वल टू का साइन लगा के सारे जो मैंने सेल एड्रेस है वो लिख दिए हैं। बीच में मैंने प्लस का सिंबल लगाया क्योंकि मुझे इनका एडिशन करना है। अब एंटर की प्रेस की तो ये देखिए यहाँ पर इसमें इसका टोटल आ गया। और ये देखिए अब जब मैं G3 पर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला बार के अंदर ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जो मैंने एंटर किया था अभी। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नो द फैक्ट आ रहा है, मर्ज एंड सेंटर बटन ऑन द होम टैब लेट्स यू प्लेस द कंटेंट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल अक्रॉस अ नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मर्ज एंड सेंटर बटन जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था, जिससे कि मर्ज और सेंटर करते हैं, उससे क्या फायदा होता है, जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए हैं उन सभी सेल्स का जो डेटा है उन सभी सेल्स को ये मर्ज कर देगा एक ही सेल में, और बीच इसके सेंटर में आपको ये जो डेटा है वो दिखा देगा। तो इस तरह से आप मर्ज एंड सेंटर बटन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक नो द फैक्ट है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज अलाइन टू द लेफ्ट एंड नंबर्स आर अलाइन टू द राइट इन अ सेल। अब ये बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा सेल के, और जो नंबर्स होंगे वो राइट साइड से स्टार्ट होंगे। अब देख लेते हैं आगे, यू कैन यूज अपर और लोअर केस लेटर्स व्हाइल एंटरिंग द सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला। अब आप इसमें अपर और लोअर केस यानी कि या तो कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं या फिर स्मॉल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं जब आप एक सेल एड्रेस के अंदर फॉर्मूला एंटर कर रहे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने जो एंटर किए थे तो ये यहाँ पर एडिशन हुआ नहीं, शायद दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एडिशन है ये आसानी से हम कर सकते हैं, बस सेल एड्रेस को एंटर करना है तो इक्वल टू का सिंबल लगाना है, फिर मैंने स्मॉल में लिखा B3 और उसके बाद मैंने ये जो दो डॉट्स होते हैं इन दो डॉट्स को लगाया यानी कि सेमीकोलन को लगाया। फिर मैंने कहाँ तक करना है, F3 तक, तो मैंने F3 दबा दिया। अब ये एक और नई चीज है, ये फायदे वाली चीज है। देखिए इससे क्या हमारा टाइम बचता है कि इक्वल टू का सिंबल लगाओ, फिर B3 से लेकर F3 तक हमें सेलेक्ट करना है, तो B3 और रेशो F3 लिख दो और एंटर की प्रेस कर दो। सॉरी, इसमें शायद ब्रैकेट लगने होते हैं तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा, इक्वल टू सम भी लगाना होता है, सॉरी। तो यहां पर दोबारा एंटर कर लेते हैं इक्वल टू, और यहां पर सम और यहां पर ब्रैकेट और फिर एंटर की। तो ये देखिए यहां पर इसका एडिशन आ गई। ये नई चीज आपको क्या पता लगी कि इक्वल टू के बाद अगर आपको एडिशन करना है तो सम लिखिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर जहां से जहां तक का डेटा यानी कि B3 से मेरे को F3 तक का टोटल करना है तो F3 तक का मैंने लिख दिया और बीच में रेशो का सिंबल लगा दिया, जिससे कि ये सारी की सारी रेंज जो है वो सेलेक्ट हो जाए और इससे मैं अपना सम आसानी से कर सकूं, मेरे को सारे के सारे सेल एड्रेस ना लिखने पड़े। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये यही कहता है, इसे हम ऑटो सम भी कहते हैं, यानी कि इससे ऑटो सम बटन का भी यूज कर सकते हैं हम, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है हमारा
एक्सेल ऑल्सो प्रोवाइड्स अ क्विकर एंड ईजियर वे टू परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। अब एक्सेल हमें काफ़ी ज़्यादा बेहद आसानी प्रदान करता है, आसानी देता है कि हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। क्लिक ऑन द ऑटोसम बटन प्रेजेंट ऑन द फॉर्मूलाज टैब। अब फॉर्मूला टैब के अंदर इस तरह का एक सिंबल दिया गया होगा जो कि ऑटोसम का बटन होता है। इससे हम आसानी से ऑटोसम कर सकते हैं रेंज को सेलेक्ट करके। तो फॉर्मूलाज वाले ऑप्शन में ऑटोसम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए अपने आप इसने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज एंटर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 4 एंटर कर देता हूँ, यहाँ 5, यहाँ 77, यहाँ 66, यहाँ पर 44 और इस सेल पर मैं क्लिक करके और ऑटोसम बटन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को रेंज दिखा देगा कि किस रेंज से किस रेंज तक का आपको जो टोटल है वो करना चाहिए। तो एंटर की क्लिक करते ही मेरे सामने इसका सम आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑटोसम बटन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट फंक्शन से आप और भी ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं आसानी से, और भी फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। अब आगे एक नोट दिया हुआ है, एक्सेल ऑल्सो हैज स्पेशल बिल्ट इन मैथमेटिक्स फंक्शंस। अब एक्सेल के अंदर और भी मैथमेटिक्स फंक्शंस होते हैं। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग सच एज ए लॉन्ग फॉर्मूला द सम फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज एग्जाम्पल इक्वल टू सम। तो ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इक्वल टू सम लिखिए और जहां से जहां तक की रेंज चाहिए वो रेंज यहाँ पर लिखिए, बीच में जो सेमी कोलन का सिंबल होता है वो लगा दीजिएगा और एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा क्विक व्यू में क्या दिया हुआ है कि अगर आपको एक फाइल आसानी से सेव करनी है तो कंट्रोल और एस इन दोनों कीज को कीबोर्ड से एक साथ दबाइएगा, आपकी फाइल आसानी से सेव होगी। उसके अलावा क्या है, इफ अ नंबर ऑफ सेल नीड द सेम फॉर्मूला इट कैन बी कॉपीड एंड पेस्टेड ऑन द सेम वर्कशीट। अगर आपको एक फॉर्मूला का यूज कॉपी के थ्रू करना है, यानी कि आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है और बार बार आप चाहते हैं कि आप टाइप ना करें, तो उस फॉर्मूला को कॉपी कीजिए और जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं वहां पेस्ट कर दीजिएगा। इसी तरह आप एवरेज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बस आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कीजिएगा जिस पे और कंट्रोल सी दबा दीजिएगा, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है उसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी दबा दीजिएगा। फिर जहां पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर इसे पेस्ट कर दीजिएगा। आपकी जो रेंज है वो दिखाई दे देगी यहाँ पर। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो ढूंढने ना पड़े, एक ही लिंक के थ्रू आपको मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ।